हाल ही में एक विवाद हो गया और विवाद क्या था कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बात बोली, कहा कि हमारे एक शासक होते थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, उन्होंने अलेक्जेंडर को यानी सिकंदर जिसे हम बोलते हैं उसको पराजित किया था और फिर भी इतिहासकार या हिस्टोरियंस सिकंदर को महान बताते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। तो हमको ये समझना है कि क्या ये सच्चाई है या कितनी सच्चाई है, और बेहतर होगा कि जज करने से अच्छा हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि अलेक्जेंडर या सिकंदर कौन है। तो इस सिकंदर की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम सिकंदर की बात कर लेते हैं तो सिकंदर कौन था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था और कहां पर हुआ था, एक जगह थी ग्रीस में। तो ग्रीस में वहीं पर पाले नामक एक जगह थी, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। किसका? सिकंदर का। तो ये आप क्षेत्र देख रहे हो ग्रीस वाला, यहीं पर इसका जन्म हुआ था। किसका? सिकंदर का, 356 बीसी में। और इसके पिता का नाम था, इसके पिता एक राजा थे और उनका नाम था फिलिप II। इसने अपने पिता से आगे चलकर सत्ता ली और 20 वर्ष की उम्र में इसने गद्दी प्राप्त कर ली। 20 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गया था। अब बात आती है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अलेक्जेंडर ग्रेट या फिर सिकंदर महान। ऐसा क्यों है कि हम इसको ग्रेट कहते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसके जो भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे या मिलिट्री कैंपेन थे या सैनिक अभियान थे, उसकी सफलता के कारण ही हम इसको बोलते हैं सिकंदर महान। साथ ही साथ अगर आप इसका साम्राज्य देखो तो बहुत ही विशाल साम्राज्य इसका था। ये देखिए आप इसका साम्राज्य, यानी यूरोप में भी था, एशिया में भी था, अफ्रीका में भी था। तो इस विशाल साम्राज्य के कारण भी इसको सिकंदर द ग्रेट कहते हैं। और कहा जाता है कि इसकी 20 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठा था और 30 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये कभी पराजित नहीं हुआ, यानी ये अनडिफिटेबल था। तो ये इसकी एक, आप ये समझ सकते हो, सिकंदर की महानता का एक बड़ा पैमाना था। दूसरी चीज क्या हुआ कि सबसे बड़ी अगर सिकंदर की आप एक चीज देखो कि इसकी लेगेसी क्या है। तो लेगेसी क्या है, विरासत क्या है, ये अनडिफिटेबल था। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसने दुनिया के बहुत सारे देशों को, बहुत सारे देशों से मतलब है लगभग 7 देशों को पराजित किया या 7 नेशन को डिस्ट्रॉय किया सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। और साथ ही साथ कहा जाता है कि 7 देश और लगभग 2000 सिटीज या शहरों को सिकंदर ने जीता। इसीलिए इसे बोला जाता है अनडिफिटेबल और इसीलिए यही इसकी लेगेसी मानी जाती है। तो सिकंदर एक शासक था जो आप ये समझ सकते हो कि जो शुरुआती साम्राज्यवादी थे उसमें सबसे विशाल साम्राज्यवादी सिकंदर था, जो आप देखोगे कि भारत के भी पश्चिम तक आपको दिखाई देगा, यहां पर आता हुआ दिखाई देगा। तो पहली चीज आपने ये समझ ली। दूसरी चीज हमको ये समझना है कि क्या सिकंदर ने कभी आक्रमण भारत पर किया? तो जी बिल्कुल किया। कहा जाता है 327 बीसी में सिकंदर भारत की तरफ आया और जैसे ही सिकंदर सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, यानी वर्तमान पाकिस्तान के आसपास सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, तो यहां पर एक शासक होता था, यानी तक्षशिला नामक जगह थी अफगानिस्तान के पास, वहां का एक शासक होता था। उसने सिकंदर के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद भारत को एक, जो पंजाब क्षेत्र जो पाकिस्तान और भारत को मिलाकर एक होता है, वहां पर एक शासक होता था। शासक का नाम था पोरस। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस सिकंदर से बहुत वीरता से लड़ता है। इसे ही जानते हैं बैटल ऑफ हाइस्पेडीज। तो हाइस्पेडीज के युद्ध में पोरस ने सिकंदर को यहाँ पर युद्ध किया, पोरस ने सिकंदर के साथ, लेकिन दुर्भाग्यवश पोरस पराजित हुआ और सिकंदर जीत गया था। जब पोरस को सिकंदर ने हरा दिया तो बहुत जोश से भर गया और उसने योजना बनाई कि अब वो गंगा के मैदानों की तरफ आएगा, यानी उत्तर भारत की तरफ आएगा। लेकिन कहा जाता है कि जब उसकी सैनिक ब्यास नदी के पास आए तो उसके जो जनरल थे, यानी आर्मी जनरल थे, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो कई कारण बताए जाते हैं उन्होंने क्यों मना कर दिया। एक कारण ये बताया जाता है कि वो उस चंद्रगुप्त मौर्य से डर गए, या फिर एक कारण ये भी बताया जाता है कि सिकंदर के सैनिक यूरोप से अभियान करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर आते आते वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए उन्होंने वापसी की बात की। तो ये रहे आपके सिकंदर। अब हम समझ लेते हैं भारत के महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। ये देखिए कार्टून से फोटो भी मैंने लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? एक मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक, यानी जिस मौर्य साम्राज्य का एक शासक हुआ था अशोक, उसी मौर्य साम्राज्य के शासक हुए थे।
या संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, पहली चीज है। दूसरी चीज आप देखोगे तो इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने जो सिंधु नदी और गंगा नदी के जो ये बेसिन था, इस पूरे रीजन पर मतलब नियंत्रण स्थापित किया। साथ ही साथ इनका साम्राज्य पूर्वी सागर को और पश्चिमी सागर को भी छूने लगा था, या पूर्वी सागर और पश्चिमी सागर के तट तक पहुंच गया था। तो इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की उस टाइम पर स्थापना की थी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने पाटलिपुत्र को, यानी पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है था, और पाटलिपुत्र में क्या किया? इन्होंने अपना पाटलिपुत्र को केंद्र बनाया और उस केंद्र के माध्यम से इन्होंने अपनी दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये इन्होंने पाटलिपुत्र को अपना केंद्र बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है पाटलिपुत्र, इसीलिए उसका महत्व बढ़ जाता है। अब हम देखें कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की कुछ विशेषताएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य's राइम। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इनका जो शासन था वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था या केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्र के माध्यम से पूरे साम्राज्य का लगभग प्रशासन चलाया जाता था, उसी माध्यम से टैक्स कलेक्शन किया जाता था। तो ये इनकी एक खास विशेषता थी कि इन्होंने अपने साम्राज्य में केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज सिस्टम को बढ़ावा दिया, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है कि ट्रेड एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन्होंने बहुत सारे किए, यानी व्यापार और कृषि से संबंधित कई रिफॉर्म इन्होंने किए, इसलिए भी इनको भारत का बेहतरीन शासक बताया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया और संरचना निर्माण पर विशेष ध्यान दिया था। इसी तरह इन्होंने अपने राज्य में अपने जो मानक होते हैं या वेट्स होते हैं या मेजरमेंट सिस्टम होता है, उसमें एक प्रकार को स्टैंडर्ड उसको बनाने का प्रयास किया। तो ये भी इनका सिस्टम था कि नाप तौल की जो प्रणाली थी उसको क्या किया? मानकीकृत करने का प्रयास किया। साथ ही साथ कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी उस टाइम की, जब तक वो थे। तो स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है कि पहले जो सेना बनाई जाती थी वो इस प्रकार से बनाई जाती थी कि सेना बना दी गई, काम के लिए बुलाई गई, और जब काम खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तो सैनिक फिर अपने अपने काम में जाकर, अगर कोई लोहार है तो लोहार का काम करने लगा, अगर कोई किसान है तो किसान का काम करने लगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिकों को विशेष तौर पर नियुक्त किया और स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना बनाई, उनको परमानेंट जॉब दी। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। दूसरी चीज है कि इनकी विरासत क्या है, लेगेसी क्या है। तो लेगेसी की बात करें अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य साहब की, तो इनकी लेगेसी यही है कि इन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने प्रधानमंत्री जी, जो कि एक बहुत ही भारत में बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं, आचार्य चाणक्य, उनकी मदद से इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य कौन है? चाणक्य इनके कहा जाता है सलाहकार थे, इनके गुरु थे, इनके प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित एक विशेष पुस्तक है या इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि जब सिकंदर यहाँ से वापस चला गया और ये क्षेत्र खाली होने लगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन क्षेत्रों पर, जब एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट हो गया, खाली पड़ गए ये क्षेत्र, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? इन क्षेत्रों पर भी, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दक्षिणवर्ती क्षेत्र, यहाँ पर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी गंधार के आगे तक भी अपना साम्राज्य फैला दिया। तो यही इनकी लेगेसी है। तो हम उस पॉलिटिकल डिबेट से बेहतर है हमारे लिए कि हम उसमें न पढ़कर सिर्फ इतना जान लें कि क्यों ऐसा हो गया है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर एक विवाद हो गया है योगी जी के बयान से। तो हम राजनीति में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना देखेंगे। हमने देखा कि इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, तो डिस्प्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया।